So next question, given a non-empty set X, let star such that Px cross Px to Px be defined as। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक नॉन एम्प्टी सेट X गिवन है, ठीक है, और Px क्या है इसको आप अच्छे से जानते हो, हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। Px का क्या मतलब होता है, पावर सेट। देखो ये X भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, तो Px क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। अब उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया स्टार। अब बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन होता है, Px क्रॉस Px टू Px, इसी तरह से हम लिखते हैं बी डिफाइंड एज। अब ये डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये किसका साइन है, यूनियन का। मतलब अगर मैं दो सबसेट्स या एलिमेंट्स लूँ Px में से, तो वो किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट माइनस सेकंड यूनियन सेकंड माइनस फर्स्ट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Px। देन शो दैट एम्प्टी सेट फाई, आपको पता है फाई को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार एंड ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ Px आर इन्वर्टेबल विद ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। मतलब यहाँ पर वो हमें पूछ रहे हैं कि शो करो कि जो फाई है वो क्या है, इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस बाइनरी ऑपरेशन के सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है विद ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो मेनली हमें आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स को ही ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मेनली ए माइनस बी और यूनियन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो सेट्स को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो, सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। अब मान लो ये कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 3 4 5। अगर इसकी मैं यूनियन लिखना चाहूँ, देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, और मतलब चाहे ए में हो चाहे बी में हो, उसको हम सेट में लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3। अब 3 हमने यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे 4 और 5। तो बेसिकली देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 ए को बिलोंग कर रहा है, 3 4 5 बी को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने सभी एलिमेंट्स लिख लिए। तो यूनियन का क्या मतलब होता है कि सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना, ठीक है। अब उसके बाद हम मेनली बात करते हैं ए माइनस बी की। अब मान लो मुझे ए माइनस बी करना है, देखो सब्ट्रैक्ट ही करना है बेसिकली हमें। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 और ये मान लो है 3 4 5, मान लो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ए माइनस बी में हमारा जो फोकस है, मतलब कि मेन फोकस कहाँ पर रहेगा, मेन सेट पर जो पहले है, मतलब ए पर। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 ऐसे ही आ गया, 2 भी वैसे आ गया, 3 और 3 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो हमारे पास कितना बच गया, 1 2। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बी माइनस ए। अब बी आ गया 3 4 5 और ए में कौन कौन से हैं, 1 2 3। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा, अब पहले कौन सा सेट है, बी, तो मेरा मेन फोकस इस पर रहेगा। तो देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आंसर रह गया, 4 और 5। मुझे 1 2 से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे यहाँ पर मुझे 4 5 से कुछ लेना देना नहीं था। मतलब जो आगे सेट होगा, जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आगे कौन है 1 2 3, तो मैंने कॉमन एलिमेंट को रिमूव कर दिया, कितना आंसर रह गया 1 2। अब यहाँ पर आगे कौन है 3 4 5, कॉमन कौन है 3, इसको मैंने रिमूव कर दिया, कितना आंसर आ गया 4 5। तो देखो अगर आपको सब्ट्रैक्शन की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी या यूनियन की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। वैसे तो ये सब कुछ हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मुझे होता है कि एक बार आपको जल्दी जल्दी से बता दूँ। अब देखो अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम अपना बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। देखो यहाँ आप ऐसे लिख लो, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन Px be any set containing all subsets of X। जो मैंने आपको रफ में भी समझाया था कि Px का क्या मतलब होता है, पावर सेट, जो X के सभी सबसेट्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है, Px क्रॉस Px टू Px। अब वो डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू
px। मतलब अगर मैं px में से कोई भी दो सबसेट उठाऊंगा, उन पर ऑपरेशन लगाऊंगा, तो वो इस तरह से डिफाइन है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसको लिखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो, सबसे पहले ना आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए स्टार ई का आंसर ए आए और ई स्टार ए का आंसर भी ए आए, मतलब मैंने ए को ई के साथ ऑपरेट किया तो आंसर सेम आ गया, ई को ए के साथ ऑपरेट किया तो भी आंसर ए आ गया, और जो ई है वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मेनली आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट, वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड, जो भी ई है वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। तो इसी के लिए हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कोई सबसेट मान लो ए बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है। तो उन्होंने हमें बोला कि शो दैट एम्प्टी सेट फाई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। तो हम उसी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं ए को फाई के साथ ऑपरेट करूं तो आंसर कितना आना चाहिए, ए। और सिमिलरली अगर मैं फाई को ऑपरेट करूं ए के साथ तो भी आंसर कितना आना चाहिए, ए। तो क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन यही कहती है, यहाँ पर आप लेट लिख लो। अब आपको पता है कि किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट माइनस सेकेंड यूनियन सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब सेम वे से इसको भी लिख लो, फर्स्ट माइनस सेकेंड यूनियन सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब इस पॉइंट को ना मैं आपको रफ में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, मान लो ये आपका x सेट है और ये क्या है, px, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें से आप ना a की वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो मैं 1,2 ले लेता हूँ। अगर मैं a को मतलब फाई के साथ ऑपरेट करूँ तो कितना आंसर आएगा, a माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। अब a माइनस फाई को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि a मेन सेट है जिसको ऊपर लिखेंगे। अब फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम इस तरह से भी लिखते हैं। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँगा, तो हमारा मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए, a पर, और इनमें से कुछ भी कॉमन तो नहीं है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 1,2। तो मतलब a माइनस फाई का आंसर कितना आ रहा है, a, ठीक है। अब सेम वे से फाई माइनस ए, अब फाई मतलब एम्प्टी सेट, अब ए कितना है, 1,2। अब हमारा मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए, फाई पर, मतलब एम्प्टी सेट पर। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन तो नहीं है, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि इसको तो हमें लिखना ही नहीं है, हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो कितना आंसर आ गया, फाई माइनस ए का फाई। अब इसको यहाँ पर फिल करते हैं, ए स्टार फाई। तो a माइनस फाई का आंसर कितना आ रहा है, a आपके सामने ही है, और फाई माइनस a का आंसर कितना आ रहा है, फाई। इसको भी लिखते हैं, a की वैल्यू है 1,2 यूनियन एम्प्टी सेट। अब यूनियन मैंने आपको बताया था कि सभी एलिमेंट्स हम लिखते हैं। अगर हम सभी एलिमेंट्स लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 1,2, क्योंकि यहाँ पर तो एम्प्टी है, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1,2। दैट मीन्स a स्टार फाई का आंसर कितना आ गया, ये कौन सा एलिमेंट है, मतलब ये कौन सा सेट है, a 1,2। तो इसका आंसर कितना आ गया, a ही आ गया। अब सेम वे से आप उल्टा भी करके देख सकते हो। देखो फाई स्टार ए, उसका आंसर कैसे था, फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। अब फाई माइनस ए का आंसर अभी हमने चेक किया था कितना, फाई, और ए माइनस फाई का ए, फाई यूनियन ए मतलब एम्प्टी यूनियन 1,2। इसका आंसर भी कितना आएगा, 1,2। मतलब फाई स्टार ए का आंसर भी कितना आएगा, ए ही आएगा। मतलब अब इसका क्या मतलब है, तो देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 1,2 ही एग्जांपल लेनी है, आप कोई भी सेट उठा के देख लो, 1 2 3 ले लो। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 लोगे और 1 2 3 में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 2 3 ही आएगा। सेम वे से अगर आप एम्प्टी सेट में से 1 2 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि हमारा ध्यान 5 पर ही होना चाहिए, क्योंकि 5 आगे है। यानी कि इसका आंसर हमेशा ए आएगा और इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। और जब आप इन दोनों को यूनियन करोगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, मेन सेट मतलब ए, और यहाँ पर ए कितना हमारा 1 2 3। तो इस तरह से ए स्टार फाई का आंसर हमेशा कितना आएगा, ए, और सिमिलरली फाई स्टार ए का आंसर हमेशा कितना आएगा, ए। आप कोई भी सेट लेके देख सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए माइनस फाई, देखो ए माइनस फाई, यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ, ए माइनस फाई
यूनियन फाई माइनस ए इज इक्वल टू ए, एंड फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई इज इक्वल टू ए माइनस फाई का आंसर कितना आया था, ए, आपको पता है, ए यूनियन फाई माइनस ए का आंसर कितना था, फाई इज इक्वल टू ए, फाई माइनस ए का आंसर फाई, यहाँ पर कितना, ए इज इक्वल टू ए, और आपको पता है ए यूनियन फाई का आंसर कितना था आपके पास, ए, तो ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, विच इज़ ट्रू। मतलब दोनों तरफ हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया, मतलब दोनों तरफ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब अगर मैं ए स्टार फाई का आंसर भी कितना आ रहा है, ए, और फाई स्टार ए का आंसर भी कितना आ रहा है, ए, दोनों का वन की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरी कंडीशन कौन सी होती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, सेट ए, मतलब मेन सेट में हमारे होना चाहिए। और फाई जो है आल्सो, फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। आपको पता है, मैंने पावर सेट में भी लिखा था कि फाई इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो विच एम्प्लाइज फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ये वाली कंडीशन भी इसने सेटिस्फाई कर दी कि इसका आंसर ए ही आ रहा है दोनों तरफ से, मैं चाहे जैसे मर्जी सॉल्व करूं, और इसको मैंने आपको एग्जांपल से भी करके दिखाया कि आप इसको जब भी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमेशा इसी अकॉर्डिंग ही आएगा, मतलब ए स्टार फाई का आंसर ए ही आएगा हमेशा। और फाई हमारे मेन सेट में भी है, तो इसका मतलब फाई इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो दैट मीन्स हम इसका इन्वर्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो इन्वर्स, और आपको पता है कि इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ई बिलोंग्स टू ए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई और बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। अगर ऐसा होता है और जो बी है अगर वो हमारे मेन सेट में है तो बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर लिख लो लेट ए बी एनी सबसेट बिलोंग टू पी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन, फाई, तो हम क्या करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू फाई एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू फाई। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बी हमारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि ए स्टार बी को हम किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड यूनियन सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू फाई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कौन है, फाई। बी फर्स्ट माइनस सेकंड यूनियन सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बी क्या होगा हमारा, इनवर्स। और इस क्वेश्चन में बोला गया था कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है विद ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है कि ए खुद का ही इनवर्स है। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है, ए खुद का ही इनवर्स है। अब इस पॉइंट को भी ना मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, आपको पता है कि ये हम मान लेते हैं सपोज़ कि x कोई नॉन एम्प्टी सब सेट है और ये क्या है, पावर सेट। अब इसमें से ना हम कोई भी सेट उठा लेते हैं, जैसे a, ऐसा करते हैं 2,3। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है px को। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो मतलब कि a है वो खुद का इन्वर्स है, a इन्वर्स इज इक्वल टू a। तो इसको हम कैसे देखेंगे, अब मान लो हम a को ना a से ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, a माइनस ए यूनियन फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो a माइनस ए, अगर मैं a माइनस ए को सॉल्व करूं 2,3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 2,3, आपको पता है हमारा मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट वाले पर। फर्स्ट कौन है, 2,3। कॉमन को हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा, 5, क्योंकि सारे कॉमन एलिमेंट्स तो कट गए। वैसे भी आपको पता है a माइनस से कितना होगा, 0, मतलब एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। a माइनस ए का आंसर कितना आया, 5 यूनियन a माइनस ए का आंसर कितना आएगा, 5। अब अगर मैं 5 की मतलब एम्प्टी सेट की अगर मैं यूनियन करूँगा एम्प्टी सेट से तो कितना आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, मतलब 5 यूनियन 5 का आंसर कितना होगा, 5। ठीक है, तो मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी सेट को, देखो अगर किसी भी सेट को मैं चाहे मैं 1 2 3 ले लूँ, 1 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 3 को मैं 3 से माइनस करूँगा तो 5 आएगा,
3 को मैं 3 से माइनस करूँगा तो 5 आएगा, और 5 की अगर मैं यूनियन करूँगा तो वो भी हमें क्या देगा, हमेशा 5। मतलब आप दुनिया का कोई भी सेट उठा लो, उसको अगर आप इस अकॉर्डिंग ऑपरेट करोगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 5। क्योंकि किसी भी सेट को हम उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। 5 यूनियन 5 कितना होगा, हमेशा 5। तो हम लिख सकते हैं कि लेट b इज इक्वल टू a। अगर मैं b को a के इक्वल ले लूँ तो यहाँ फिर वैल्यू फिल करो, a माइनस a यूनियन a माइनस a इज इक्वल टू 5। a माइनस a यूनियन a माइनस a इज इक्वल टू 5। a माइनस a मैंने आपको अभी समझाया कितना आएगा, 5। a माइनस a कितना आएगा, 5। a माइनस a 5, a माइनस a 5 इज इक्वल टू 5। और 5 की अगर मैं यूनियन भी करूँ 5 के साथ तो कितना आएगा, 5। तो देख लो आपके सामने है, ये हमारे रिज़ल्ट को सेटिस्फाई कर गया, मतलब 5 इज इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि जो b है वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। देखो ये जो b है ये हमारे मेन सेट में होना चाहिए, तभी हम b को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ a। और यहाँ पर हमारा b कौन है, a, एंड आल्सो a बिलोंग्स टू px, ये तो आपको पता ही है, विच इम्प्लाइज a इज इनवर्स ऑफ a। मतलब a खुद का ही इनवर्स है, विच इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ ऑल एलिमेंट्स या सबसेट्स a बिलोंग्स टू px आर इन्वर्टेबल विद a इनवर्स इज इक्वल टू a। इसका क्या मतलब है कि हर एक सबसेट जो भी a मैं लूँगा उसका इनवर्स कौन होगा, खुद a ही। मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया कि ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा अगर b इज इक्वल टू a होगा। और मैंने आपको इस रिजल्ट को रफ में भी समझाया कि अगर मैं a को a से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 आएगा, तो 5 की यूनियन अगर मैं 5 से करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 5। और 5 हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दैट मीन्स a हमारा क्या है, इनवर्स। मतलब हर एक सबसेट का इनवर्स कौन है, a इनवर्स। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स के बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे, और वो क्लियर होने भी चाहिए क्योंकि उसको हम अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती थी, यूनियन और सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि वो पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं होते, क्योंकि हमने वो लास्ट ईयर पढ़े थे, और उसको मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहले से क्लियर कर दिया था, और इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। So next question, define a binary operation star on the set 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, स्टार, वो सेट कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब वो डिफाइन कैसे है, a स्टार b, तो उसका आंसर कैसे है, a प्लस b इफ़ a प्लस b लेस देन 6, a प्लस b माइनस 6 इफ़ a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब यहाँ पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन दो तरह से डिफाइन है। अगर a मतलब फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करूँगा और उनका जो सम है वो 6 से कम आएगा तो वो उसका आंसर a प्लस बी आएगा। और अगर a प्लस बी का जो सम है वो 6 या 6 से बड़ा है तो उसका आंसर इस अकॉर्डिंग आएगा a प्लस बी माइनस 6। ठीक है, देन शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट a not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट कि जीरो क्या है, हमें प्रूव करना है कि इस ऑपरेशन का, बाइनरी ऑपरेशन का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और दूसरा, कोई भी हम इसका एलिमेंट उठाएं जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो को छोड़ के सभी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका इन्वर्स कितना है, 6 माइनस है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें प्रूव करनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स। अब सबसे पहले अपने बाइनरी ऑपरेशन को अच्छे से समझते हैं। पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 2, अगर मैं इन पर ऑपरेशन लगाऊँ तो 1 प्लस 2 कितना आंसर आएगा, 3, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, मतलब लेस देन 6 है तो a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं मान लो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू मान लो 2, ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना आएगा, 5 प्लस 2 7। आपको दिख रहा है कि वो 6 या 6 से ज़्यादा है, तो किस अकॉर्डिंग आंसर आएगा, 5 प्लस 2 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। जस्ट मैंने आपको वैसे ही समझाने की कोशिश की है कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले अपना बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। अब ऐसा करो, इसको ना नेम दे दो, लेट ए इज इक्वल टू, इस सेट को नेम दे दो 0 1 2 3 4 5। अब हमारा बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, ए क्रॉस ए टू ए। और डिफाइन किस तरह से है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स उठाऊं, मतलब कि ऑर्डर पेयर लूं, तो उसका आंसर कैसे आएगा, ए प्लस बी इफ़ ए प्लस बी लेस देन 6, ए प्लस बी माइनस 6 इफ़ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू मेन सेट। हमारा कौन सा है, ए। सभी ए और बी कहाँ से आने चाहिए, 0 1 2 3 4 और 5 में से। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, उन्होंने हमें बोला कि शो करो कि 0 इस बाइनरी ऑपरेशन का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए को मैं ई के साथ ऑपरेट करूं और ई को मैं ए के साथ ऑपरेट करूं तो भी दोनों का आंसर कितना आए, ए स्टार ई का आंसर भी ए स्टार ए का आंसर भी ए। और ई जो है वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ई को मैं बोल सकता हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए कोई हम एलिमेंट लेंगे बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आपको पता है कि 0 जो है वो हमारे मेन सेट में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन इफ, अगर मैं ए को 0 के साथ ऑपरेट करूं तो भी आंसर कितना आए, ए। और अगर मैं 0 को ए के साथ ऑपरेट करूं तो भी आंसर कितना आए, ए। यहाँ पर मैंने इफ़ लिखा है। अब देखो, इस पॉइंट को मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, हम चेक कर सकते हैं खुद ही। देखो, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 0 को 0 के साथ ऑपरेट करूँ, आप ये मान लो कि ए की वैल्यू कितनी है, अब 0। सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया, 0। तो आपको पता है कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, 0 और 0 का सम कितना होगा, 0 मतलब लेस देन 6, तो मतलब 0 प्लस 0 कितना आंसर आएगा, 0। ठीक है, तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मैंने 0 को 0 के साथ ऑपरेट किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0। अब उसके बाद ए की वैल्यू आप 1 सपोज कर लो, 1 स्टार 0। अब इन दोनों का सम भी कितना आएगा, लेस देन 6 ही आएगा, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1। अब सेम वे से आप 0 स्टार 1 को चेक कर लो, कितना आएगा, 0 प्लस 1 1। मतलब आपके सामने है, इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1। मतलब कि 1 को मैंने 0 के साथ ऑपरेट किया तो आंसर 1 ही आ गया। ए को मैंने 0 के साथ ऑपरेट किया, आंसर कितना आ गया, ए ही आ गया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि 1 स्टार 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 स्टार 1। अब सेम वे से देखो, इसको भी चेक करते हैं। 2 अगर ए की वैल्यू 2 हो तो कितना आएगा, 2 प्लस 0 2। सेम 0 स्टार 2 0 प्लस 2 कितना आएगा, 2। मतलब इन दोनों का आंसर भी सेम ही आ गया। 3 को चेक कर लो, 3 स्टार 0 3 प्लस 0 3 0 स्टार 3 कितना आएगा, 0 प्लस 3 3। सेम आंसर आ गया। सेम वे से आप 4 स्टार 0 4 प्लस 0 4 ही आएगा, कितना आएगा, 0 प्लस 4 4 ही आएगा। तो 5 लास्ट एलिमेंट है, 5 स्टार 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 मतलब 5 0 स्टार 5 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। मतलब आपके सामने ही है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5। मैंने सभी के लिए चेक किया और सभी में आंसर हमारा 0 के साथ ऑपरेट करके सेम आंसर दे रहा है। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 स्टार 0 इज इक्वल टू 2 0 स्टार 2 का आंसर भी 2 आएगा। 3 स्टार 0 का आंसर कितना आएगा, 3 0 स्टार 3 का आंसर भी कितना आएगा, 3। 4 स्टार 0 का आंसर 4 0 स्टार 4 का आंसर भी 4। 5 स्टार 0 का आंसर 5 0 स्टार 5 का आंसर भी 5। मतलब मैं 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं, सॉरी 0 रह गया यहाँ पर, 0 भी लिख लो, 0 स्टार इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 स्टार 0। मतलब मैं 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो उसका जो आंसर है वो सेम वही नंबर आ रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर 1 2 3
4 5 0, मतलब ये हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। एंड आल्सो ज़ीरो जो है वो हमारे मेन सेट में भी है। तो मैंने आपको यही दो कंडीशंस बोली थी कि अगर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, वो आपके सामने है, सेटिस्फाई हो गई हैं। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये सेटिस्फाई होगी आपके सामने। और ई जो है हमारे मेन सेट में होना चाहिए, ज़ीरो हमारे मेन सेट में है, देयरफॉर ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स की। अब यहां पर लिखते हैं इनवर्स। अब इसके लिए भी आपको इनवर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर होगा उसमें E बिलोंग्स टू A, और अगर हमारा A को अगर हम B के साथ ऑपरेट करें तो उसका आंसर कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और B को अगर A के साथ ऑपरेट करें तो उसका आंसर कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो B है अगर वो हमारे मेन सेट में ही है तो B को मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है, इनवर्स ऑफ A। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, सबसे पहले एक एलिमेंट सपोज करते हैं, लेट A बिलोंग्स टू A एंड A नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि A 0 नहीं होना चाहिए, उसके बिना सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब आपको पता है कि उन्होंने हमें बोला है कि 6 माइनस A इसका क्या है, इन्वर्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस A इज इन्वर्स ऑफ A इफ़, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, B की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस ए स्टार 6 माइनस ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है हमारा, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस ए स्टार ए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 माइनस ए क्या है, इसका इन्वर्स है। अब इसको भी मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, उन्होंने हमें बोला है कि हमारा जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम ए को 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि 1 को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं ताकि मेरा आंसर जो है वो कितना आए, 0। ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 1 को अगर मैं 1 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं, देखो 1 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है। तो अगर मैंने 6 बना दिया और हमारा बाइनरी ऑपरेशन अगर इन दोनों का सम 6 या 6 से ज़्यादा है तो किस तरह से आंसर देगा, 1 + 5 - 6 मतलब 0। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा, 1 + 5 6, और अगर ये 6 के इक्वल है तो उसमें से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो मतलब कि आंसर कितना आएगा, 0। सेम वे से 5 स्टार 1 का आंसर भी कितना आएगा, 0। यानी कि 1 को अगर मैं 5 के साथ पेयर करूँगा, मतलब कि ऑपरेशन लगाऊंगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। सेम वे से देखो 2 की बात करते हैं। अब 2 को मैं किसके साथ ऑपरेट करूँ, अब देखो 1 और 5 का सम कितना, 6 था। 2 को अगर मुझे 6 बनाना है तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 4, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 2 स्टार 4 मतलब 2 + 4 6, 6 - 6 कितना होगा, 0। सेम वे से 4 स्टार 2 का आंसर भी कितना आएगा, 0। अब नेक्स्ट हम 3 की बात करेंगे। अब देखो, अब तो आपको पैटर्न पता लग गया होगा कि बेसिकली हमें इन दोनों का जो सम है वो 6 चाहिए। 3 में मैं क्या ऐड करूँगी, 6 आए, 3 + 3 6, 6 - 6 कितना आएगा, 0। सेम वे से इसको भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 4 की बात है। 4 को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं, आपके सामने है 4 स्टार 2, मैंने वैसे यहाँ पर कर ही दिया है, कितना आंसर आएगा, 0। सेम वे से नेक्स्ट कौन है हमारा, चलो इसको 2 स्टार 4 भी कर लो एक बार। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है हमारा, 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 6 आए, 1 स्टार 5 भी कितना आएगा, 0। तो इस तरह से मैंने हर एक एलिमेंट को चेक किया, तो उसमें देखो 1 का इन्वर्स कौन आ रहा है, 5, 2 का इन्वर्स कौन आ रहा है, 4, 3 का इन्वर्स कौन आ रहा है, 3, 4 का इन्वर्स कौन आ रहा है, 2, 5 का इन्वर्स कौन आ रहा है, 1। मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट उन्होंने हमें बोला था कि 6 - a इसका इन्वर्स है। अब यहाँ पर कहीं भी 6 - a तो नहीं बन रहा। अब देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट को। अगर आप इसको देखो, 1 को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को मैंने 5 के साथ ऑपरेट किया, तो अगर इसको मैं ये लिख लूँ 6 - 1
ये कितना होगा 5 ही होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 0 6 माइनस 1 स्टार 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 2 की बात करते हैं। 2 का इन्वर्स कौन है 4। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 2 कितना होगा 4। तो मैंने सही लिखा है 6 माइनस 2 स्टार 2। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, आपके सामने ही है। अब 3 की बात करते हैं। 3 का इन्वर्स कौन है 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 6 माइनस 3 स्टार 3। अब सेम वे से 4 की बात करते हैं। अब 4 स्टार कितना इन्वर्स है इसका 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 4 वो कितना होगा 2। तो मैंने सही लिखा है 6 माइनस 4 स्टार 4। अब नेक्स्ट 5 स्टार। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 6 माइनस कौन है इसका इन्वर्स 1। तो मैं लिखूँगा 6 माइनस 5 6 माइनस 5 स्टार 5। ठीक है, मैंने सभी एलिमेंट्स कवर कर दिए, 0 को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था कि 0 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो अगर इस सबको मैं रिजल्ट को जर्नलाइज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये कौन है A 1 2 3 4 5। तो A स्टार इस सब जगह 6 है यहाँ पर माइनस 1 2 3 4 5 ये क्या है A इज इक्वल टू 0 6 माइनस A स्टार A। इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाली जो कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई हो गई है। आपके सामने मैंने को करके भी दिखा दी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी विच एम्प्लाइज 6 माइनस A इज इनवर्स ऑफ A वेयर A नॉट इक्वल टू 0। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। 0 इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट और 6 माइनस A इसका क्या है इनवर्स वेयर A नॉट इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट A इज इक्वल टू -1 0 1 2 B इज इक्वल टू -4 -2 0 2। यहाँ पर हमें दो सेट्स गिवन है एंड F, G सच दैट A to B be functions defined by। अब यहाँ पर हमें दो फंक्शंस भी डिफाइन किए गए हैं F और G जिसकी दोनों की डोमेन कितनी है A और दोनों की कोड डोमेन कितनी है B। अब वो फंक्शन डिफाइन कैसे हैं। F फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइन है x² - x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। gx हमारा किस तरह से डिफाइन है 2 इंटू x माइनस 2 का मॉडुलस -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। आर एफ एंड जी इक्वल जस्टिफाई योर आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो इक्वल फंक्शन किसको बोलते हैं। इक्वल फंक्शन उनको बोलते हैं कि अगर मैं उन दोनों की डोमेन में से कोई भी वैल्यू फिल करूं तो उन दोनों का अगर आंसर सेम आए। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँ कि अगर मैं A में से कोई भी वैल्यू फिल करूँ -1 0 1 2 F और G दोनों में, अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो वो क्या है इक्वल फंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो अपने सेट्स लिख लो। लेट A कितना है हमारा -1 0 1 2 एंड B कितना है हमारा -4 -2 0 2। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं F की। F किस तरह से डिफाइन है A to B, मतलब उसकी मतलब डोमेन कितनी है A, दो डोमेन कितनी है B, आपको पता है। अब फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे है x² - x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो हम वैल्यूज़ फिल करके चेक करेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा मतलब सेट जो हमारा वो लिमिटेड ही है, मगर उसमें थोड़े से एलिमेंट्स ही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर -1 फिल करेंगे। तो -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर +1 +1 तो कितना आंसर आएगा 2। अब सेम वे से हम नेक्स्ट कौन है 0 का स्क्वायर -0 कितना आंसर आएगा 0। फिर f ऑफ 1 का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 कितना आंसर आएगा 0। अब सेम वे से f ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर -2 2 का स्क्वायर 4 -2 कितना आंसर आएगा 2। आप चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर 2 0 0 2 वो हमारी कोड डोमेन में से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने वैल्यू सॉल्व करके दिखा दी आपको। अब नेक्स्ट हम जी की बात करेंगे। अब देखो जी फंक्शन भी हमारा A to B डिफाइन है, मतलब डोमेन उसकी A है और कोड डोमेन कितनी है B। अब जी फंक्शन कैसे डिफाइन है gx इज इक्वल टू 2 इंटू x - 1/2 -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो इसमें भी हम वैल्यू फिल करेंगे मैनुअली। सबसे पहली वैल्यू -1
-1 -1/2 -1। आपको पता है ये कितना आएगा, -3/2। और -3/2 का मॉड कितना होगा, सॉरी यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट डाल लो आप, 3/2 -1, ये कट हो गया तो कितना आंसर आ गया, 3 - 1 दैट मीन्स 2। तो g ऑफ -1 का आंसर कितना आ गया, 2। इसके इक्वल ही आना चाहिए। अब सेम वे से g ऑफ 0 चेक करते हैं। 0 माइनस, जहाँ पर भी x है आप 0 लिख दो। 0 - 1/2 -1/2 का मॉडुलस -1। अब -1/2 का मॉडुलस कितना होगा, +1/2। ये कट हो गया तो कितना आ गया, 1 - 1 दैट मीन्स 0। ये इसके इक्वल है। अब सेम वे से g ऑफ 1 चेक करते हैं। 1 - 1/2 -1। आपको पता है 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको पता है कि 1/2 का मॉडुलस कितना होगा, 1/2, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ही है। तो कितना आ गया, 1 - 1 0। g ऑफ 2 ये लास्ट है, तो 2 x की जगह पर 2 - 1/2 मॉडुलस -1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 2 4, 4 - 1 3, 3/2 -1। 3/2 का मॉडुलस कितना होगा, 3/2। तो कितना आंसर आ गया इसका भी, 2। तो क्लियरली आपके सामने है हमने जितनी भी इसमें मतलब कि डोमेन, जितनी भी हम इसमें वैल्यू फिल कर सकते थे, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 वैल्यूज़ ही हम फिल कर सकते हैं। और सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम। आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। f ऑफ -1, g ऑफ -1, इन दोनों का आंसर कितना आया, 2। f ऑफ 0, g ऑफ 0, इनका आंसर 0 आया। f ऑफ 1, g ऑफ 1, दोनों का आंसर कितना आया, 0। f ऑफ 2, g ऑफ 2, इन दोनों का आंसर कितना आया, 2। मतलब ये हमेशा हमें जो भी हम इनपुट वैल्यू फिल करें उन दोनों का आंसर हमेशा क्या आ रहा है, सेम। देयरफॉर बोथ f एंड g आर इक्वल। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। So next question, let A is equal to 1 2 3, then number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive, symmetric but not transitive is, यहाँ पर कुछ options given है 1 2 3 and 4। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में रिलेशंस का क्वेश्चन है। अब रिलेशन डिफाइन किस पर है, सेट A पर 1 2 3, ठीक है। अब वो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि अगर हम ऐसा एक रिलेशन लिखें जिसमें 1 2 और 1 3 ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। तो जितने भी हम रिलेशन लिखेंगे उनमें 1 2 और 1 3 होने चाहिए, और वो जो रिलेशन हम लिखेंगे वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम कितने रिलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 1 और 2 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन से ही पता लगता है कि आपको अपने मतलब कि टॉपिक की कितनी अच्छे से नॉलेज है। अब देखो, सबसे पहले अपना सेट लिखते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए जब कोई रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन होता है, अब देखो रिलेशन किस पर डिफाइन है, सेट ए पर, तो उसमें रिलेशन सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस ए में से। तो ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ। जैसे 1 1 आपको पता है, 1 2 1 3, ये मैंने 1 2 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट की है 1 2 3 से। तो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आपको पता है 3 इसमें है, 3 इसमें है, मतलब 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। आपके सामने 9 एलिमेंट्स मैंने लिख लिए, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने लिख लिए, ठीक है। अब हम एक रिलेशन देखो, अब आपको ना अच्छे से क्या नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं।
अब देखो रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी का है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमें ए कॉमा बी का रिलेशन मिले और बी कॉमा सी का भी मिले, बी बी कॉमन होनी चाहिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए तीसरा पेयर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इन सब की। अब देखो हम एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर R1, इसका नेम मैंने R1 लिख लिया। अब देखो आपको पता है कि इसको हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, एलिमेंट का रिलेशन खुद से। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1। अब 1 का रिलेशन 1 से चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो मैंने रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए उसको 1, 1, 2, 2, 3, 3 मतलब डबलेट सभी लिख लिए, इससे ज़्यादा तो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। अब हम वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है। देखो मैं इसको ब्लैक में लिख रहा हूँ, 1, 2, 1, 3। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया कि ये आपने लिखनी है। अब देखो इसको हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाना है, बट ट्रांजिटिव नहीं बनाना, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव तो आपके सामने हो गया, 1, 1, 2, 2, 3, 3। रिफ्लेक्सिव का इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो आपको पता है जितने भी डबलेट होते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको रिलेशंस की वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। आप इसका उल्टा करके देख सकते हो, 1, 1 का उल्टा 1, 1 सिमेट्रिक है। अब देखो इसको छोड़ दो, 1, 2 की बात करते हैं। अब देखो 1, 2 का उल्टा क्या होगा, 2, 1, मतलब ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2, 1 इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, क्योंकि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। अब 1, 3 का उल्टा 3, 1, ये भी हमें लिखना पड़ेगा इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए और ऐसे हम कितने रिलेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ रफ में समझाना चाहता हूँ। अब देखो ये आपका मैंने R1 लिखा है जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। अब ये A क्रॉस A है। अब देखो मैंने 1, 1 भी लिख लिया, 1, 2 भी लिख लिया, 1, 3, 2, 1 भी लिख लिया, 2, 2 और 3, 1 भी लिख लिया और 3, 3 भी लिख लिया। मतलब ये मैंने जस्ट 2 पेयर अभी छोड़े हैं, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए। अब देखो इसको हमें चेक करना है। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी मैंने बना दिया, 1, 2 का उल्टा 2, 1, 3, 1 का उल्टा 1, 3, 1, 3 का उल्टा 3, 1, मतलब सभी का रिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखो आपको पता है इनको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इनको चेक करेंगे। और ट्रांजिटिव अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको हमेशा इसी तरह से करवाया कि 1, 2 लिख लो, सभी पेयर लिख लो, 3, 1 लिख लो, 1, 3 लिख लो, 2, 1 लिख लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो 1, 2 किस किस के साथ पेयर बना सकता है, देखो जिसके आगे 2 होगा 2, 2 और 2, 1 के साथ पेयर बना सकता है, ठीक है। जिसके भी आगे 2 है वो इसके साथ पेयर बना सकता है। सेम 3, 1 जिसके आगे 1 है और 1, 2 और 1, 3, ठीक है। अब सेम वे से 1, 3, 3, 3 के साथ पेयर बना सकता है, 3, 1 के साथ बना सकता है, और किसी के आगे 3 नहीं है तो 2, 1 की बात करते हैं। अब 2, 1 1, 1 से बना सकता है, 1, 2 से बना सकता है, 1, 3 से बना सकता है, ठीक है। देखो ये सब कुछ आपको समझाने के लिए, ये आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, वो एक ही पेयर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का देखो इसको कैसे चेक करेंगे, 2, 2 कॉमन है तो कितना आंसर आएगा 1, 2, 1, 2, 2, 2 कॉमन है कितना आंसर आएगा 1, 1, 1, 1 कॉमन है कितना आंसर आएगा 3, 1, 1, 1 कॉमन है कितना आंसर आएगा 3, 2। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये हमारे रिलेशन सेट में है 1, 2, देखो यस 1, 1 है, यस 3, 1 है, यस 3, 2 है, नहीं। तो इसलिए ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब हमने एक ऐसा रिलेशन लिख लिया, अब हम एक ऐसा रिलेशन और लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचे हैं, कौन से 2, 3 और 3, 2। अगर हम इनमें से एक भी एलिमेंट को ऐड करेंगे, जैसे मान लो मैंने 2, 3 को ऐड कर लिया, तो इसको सिमेट्रिक करने के लिए क्वेश्चन में लिखा गया है मुझे 3, 2 को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखो मैंने
2,3 को ऐड किया तो मुझे मजबूरन 3,2 को भी ऐड करना पड़ा। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन क्लियरली रिफ्लेक्सिव है, हर एक का रिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, और उसके लिए मैंने आपको ये सभी पेयर डिस्कस करके पहले से ही रखे हुए हैं। देखो ट्रांजिटिव का ये सब कुछ समझाने का पर्पस जस्ट ये होता है कि आपको ट्रांजिटिव की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको टॉपिक की क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाए हैं। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 2 जो है वो सभी के साथ पेयर बना सकता है जिनके आगे 2 है। देखो 2,1 2,3 2,2, तो मैंने ऐसे करके 1,2 का 2,1 का सभी का क्या किया है, पेयर बनाने की कोशिश की है, और सभी में मैंने अपने आंसर भी लिखे हुए हैं 1,1। ये सभी हमारे जितने भी हमारे पेयर्स आए हैं ये सभी हमारे रिलेशन सेट में हैं। मतलब ये जो रिलेशन है R2 ये क्या होगा, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बट हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसा हम सिर्फ एक ही रिलेशन लिख सकते हैं, वो आपके सामने है, यहाँ पर आप लिख दो क्लियरली R1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आप यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो इसकी कि एज 3,1 बिलोंग्स टू R1, 1,2 बिलोंग्स टू R1, बट ट्रांजिटिव होने के लिए 3,2 डज नॉट बिलोंग टू R1। और अगर 3,2 हमारे रिलेशन सेट में नहीं है तो क्लियरली इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आपके सामने ही है। ऐसे हम कितने रिलेशन लिख सकते हैं, सिर्फ 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑप्शन जो हमारी मतलब कि A है इज़ द राइट आंसर, कि इसका सिर्फ हम एक ही रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं। So next question, let A is equal to 1 2 3, then number of equivalence relations containing 1,2 is, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 एंड 4। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि सेम सेट था और उन्होंने पूछा था कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, और कुछ एलिमेंट्स हमें उसमें मतलब कि रखने ही थे, जैसे 1,2 और 1,3। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी सेम सेट है, जैसे देखो 1 2 3, इस पर लिख लो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। अब आपको जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि इसमें रिलेशन सेट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A में से ही आएंगे। तो इसको आप लिख लो एक बार 2,1, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन में। और ये लास्ट क्वेश्चन से भी थोड़ा सा टफ है, मतलब इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख ली। अब देखो इसमें वो कंडीशंस क्या दे रहे हैं कि 1,2 होना ही चाहिए। तो सबसे पहले रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं R1। अब आपको पता है कि इसको मुझे रिफ्लेक्सिव करना है, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन। तो हम क्या करेंगे 1,1 2,2 और 3,3 तो लिखेंगे ही, क्योंकि रिफ्लेक्सिव करने के लिए ये हमें लिखना ही पड़ेगा। और साथ में जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में 1,2 को भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि 1,2 होना चाहिए, कंटेनिंग 1,2। ठीक है, अब इसको सिमेट्रिक करने के लिए मुझे 2,1 को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मिनिमम रिलेशन है जो मैं सबसे छोटा रिलेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये मुझे लिखना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन में बोला गया कि 1 2 लिखना ही है, और 1 2 को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक करने के लिए 2,1 को भी मुझे लिखना पड़ेगा। अब मुझे जस्ट इसको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखो इसको ना हम रफ में समझने की कोशिश करते हैं। अब क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि डबलेट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 का उल्टा 1 2 है। अब मेनली हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, क्योंकि मेनली हमें प्रॉब्लम ट्रांजिटिव में ही आएगी। अब देखो उसके लिए मैंने यहाँ पर रफ में पहले से लिख के रखा है। अब आपको पता है कि 1 2 किस किस के साथ पेयर बना सकता है, 2 2 के साथ और 2 1 के साथ, क्योंकि इन दोनों के आगे क्या है 2 2 1 1 1 के साथ और 1,2 के साथ, क्योंकि इन दोनों का क्या है 1। इनको हम कभी चेक नहीं करते क्योंकि ये हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, अब
ट्रांजिटिव होने के लिए कितना आएगा 1,2, यहाँ पर 1 और 2, लास्ट वाले एलिमेंट 1,1, यहाँ पर कितना आएगा 1 कॉमन 2,1, यहाँ पर कितना आएगा 2,2। तो क्लियरली देखो 1,2 भी यहाँ पर है, 1,1 भी यहाँ पर है, 2,1 भी यहाँ पर है और 2,2 भी यहाँ पर है। मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते थे उन सभी को मैंने ड्रॉ करके देखा और वो सभी क्या दे रहे हैं, जो थर्ड एलिमेंट दे रहे हैं वो हमारे रिलेशन सेट में है। और अगर वो हमारे रिलेशन सेट में है दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये पहला ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो मैंने एक R1 रिलेशन लिख लिया जो क्या है, यहाँ पर लिख लो R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर 3,3 है और वो किसी के साथ पेयर बना ही नहीं रहा, तो ऐसे में हम इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। देखो आपको ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इफ़ ए बी का रिलेशन है और बी सी का है, मतलब अगर हमें दो पेयर मिलेंगे तभी हम थर्ड चेक करेंगे। अगर हमें ये वाला सेकंड पेयर मिलेगा ही नहीं तो हम थर्ड पेयर चेक ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ट्रांजिटिव की बात ही नहीं करेंगे, वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो इसलिए आपने बात ये ध्यान रखनी है कि आपके पास दो पेयर होने चाहिए ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए। अगर वो नहीं आ रहे तो दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखो, अब हमने मिनिमम रिलेशन लिख लिया। अब मैं यहाँ पर ना देखो 1,1 हमने लिख लिया, 1,2 भी लिख लिया, 2,1 भी लिख लिया, 2,2 भी लिख लिया और 3,3 भी लिख लिया। 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,1, ये हमने मिनिमम रिलेशन लिख लिया। अब इसमें हमें जो भी देखो पेयर हमें ऐड करना है। देखो अगर मैं इसमें कोई पेयर ऐड करना चाहूँ कि हमें और भी लिख के देखने हैं। देखो 1,2 2,1, अगर मैं 1,2 2,1 के बाद अगर मैं मान लो 1,3 को ऐड करूँ तो मुझे मजबूरन 3,1 को भी ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव, मतलब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने अब नेक्स्ट पेयर ऐड किया, कौन सा, 1,3 और 3,1। इसको आप लिख लो कि मैंने इसको भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा मान लो कि R2 है। अब इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं। अब क्लियरली देखो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, 1,2 का उल्टा 2,1, 2,1 का उल्टा 1,2, 1,3 का उल्टा 3,1, 3,1 का उल्टा 1,3। ये तो आपको पता ही है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है। मेनली हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1,3 और 3,1, क्योंकि इसके भी हमें पेयर चेक करने हैं। अब देखो 1,3 अब हमारे रिलेशन सेट में है तो 1,3 यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो 1 कॉमन तो कितना आएगा 2,3। अब आप मेरे को बताओ क्या 2,3 हमारे रिलेशन सेट में है? आप बोलोगे सर नहीं। अगर 2,3 हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं है तो क्लियरली इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। एक पेयर ही बहुत है चेक करने के लिए कि अगर वो नहीं आ रहा दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो क्लियरली इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, अब इसको ना आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। देखो हमने R2 लिखने की कोशिश की, R2 में हमने 1,1 सेम 2,2 क्योंकि ये हमारा मिनिमम रिलेशन है, 3,3 1,2 2,1। अब इसमें हमने 1,3 और 3,1 को ऐड किया, बट क्लियरली इट इज़ not transitive as 2,1 belongs to R2 and 1,3 belongs to R2 but 2,3 does not belong to R2। ठीक है, अब ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। R2 हमने लिखा था बट वो इक्विवेलेंस नहीं है, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब सेम वे से हम एक थर्ड रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये भी तो हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2,3 को ऐड करके देख लो। तो देखो ये मैंने मिनिमम रिलेशन लिखा अपना, ये वाला 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंस है। तो इसमें अगर हम 2 3 को ऐड करें तो मजबूरन हमें इसको सिमेट्रिक करने के लिए 3,2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो 1,3 और 3,1 था वो मैंने निकाल दिया। अब इसमें मैंने 2 3 और 3 2 को ऐड किया। अब देखो
क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि सबका रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें मेन ट्रांजिटिव चेक करना है। अब देखो 2 3 है ना, यहाँ पर आप 2 3 फिल करो तो कितना आएगा 1,3। अब 1,3 हमारे रिलेशन सेट में है नहीं, तो क्लियरली इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब इसको भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जो भी पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने लिख के दिखाए हैं आपको। अब देखो सेम वे से 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने इसमें 2 3 और 3 2 को ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लिख दो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज, यहाँ पर आप लिख दो 1,2 बिलोंग्स टू R3, 2,3 बिलोंग्स टू R3 बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू R3। ठीक है, अब देखो मैं चाहूँ तो R2 और R3 को लिखे बिना भी इसको आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बीइंग अ टीचर मुझे इसका आंसर पहले ही पता है, बट मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आपके लेवल पर आके पढ़ा सकूँ, क्योंकि देखो ये हमारा मिनिमम रिलेशन है। अब मिनिमम रिलेशन का मतलब क्या है कि इससे छोटा मैं रिलेशन लिख नहीं सकता, मतलब ये एलिमेंट तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे। अब ये मैंने आपको ऑप्शन लेके दिखाएंगे कि जो आप सोच सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि सर 1 3 और 3 1 को ले लो, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हो कि सर 2 3 और 3 2 को ले लो। तो मैंने दोनों ऑप्शंस आपके सामने रखी हैं, जो भी आप सोच सकते हो। अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन बच गई? देखो ये मिनिमम रिलेशन है, हमने सिंगल पेयर मतलब 1 3 लिया तो 3 1 लेना ही पड़ेगा, हमने 2 3 लिया तो 3 2 लेना ही पड़ेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है कि अगर मैं दोनों पेयर्स को इकट्ठा ले लूँ, मतलब 2 3 3 2 को भी, 3 1 1 3 को भी। देखो कैसे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो 1 3 को ऐड करते हैं, 1 3 3 1, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और 2 3 3 2। तो मैंने दोनों पेयर्स को आपके सामने इकट्ठे ऐड कर दिया। अब देखो ये क्लियरली रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 का उल्टा 1 3, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 2 का उल्टा 2 3। अब क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। मेनली हमें क्या चेक करना है? यस, ट्रांजिटिव। और आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको रिलेशन लिख के दिखाया था। यहाँ पर आप नेम चेंज कर लो, R4। देखो सभी पेयर लिखे मैंने, 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3। ठीक है, अब देखो ये मैंने सभी पॉसिबल पेयर लिख के देखे। 1 2 3 के साथ पेयर बना सकता है, 2 1 भी, 3 1 भी, 1 3 भी, 3 2 भी, 2 3 भी। और ये सभी हमारे रिलेशन सेट में हैं, आप कोई भी चेक कर सकते हो। और 3 3 का उल्टा, अब देखो 3 3 कॉमन है, 1 1 1 2 आ गया, 1 1 भी है, 3 2 भी है, 3 1 भी है, 3 3 भी है, 2 3 भी है, 2 1 भी है, 2 2 भी है। मतलब अगर मैं सभी पेयर्स को इकट्ठा लिखूंगा तो वो हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो R4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इसके बाद हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमने जितने भी पेयर्स थे वो सभी लिख लिए, मतलब ये भी लिख लिया हमने, इसको मैं डॉट लगा देता हूँ, हमने सभी पेयर्स लिख लिए। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो क्लियरली आपके सामने R4 भी इक्विवेलेंस है और R1 भी, ना तो R2 है ना R3 है। तो हम ऐसे कितने रिलेशन लिख सकते हैं? आपके सामने कितने ऑप्शन आएगी? 2। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑप्शन B इज राइट आंसर। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस क्वेश्चन को इजी से इजी वे में आपको समझा पाऊँ। है ये MCQ टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17। अब आपको एग्जाम में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपने इतना कुछ एग्जाम में नहीं लिखना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम r to r बी दी सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ पर हमें एक f फंक्शन दिया गया है r to r, मतलब उसकी डोमेन और कोड डोमेन कितनी है, रियल नंबर। अब सिग्नम फंक्शन डिफाइन कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए कि fx की वैल्यू 1 आएगी अगर x 0 से बड़ा है, मतलब सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आंसर कितना आएगा 1, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है मतलब 0 से छोटी है तो कितना आंसर आएगा -1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब g फ्रॉम r to r बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पर हमें एक और फंक्शन गिवन है g, उसकी भी डोमेन और कोड डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब वो कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है, डिफाइंड बाय, वो डिफाइन कैसे है, x। अब ये कौन सा साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, यहाँ पर लिखा भी गया है वेयर x इज़ दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसको मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा। देन डज f ऑफ g और g ऑफ f कोइंसाइड इन 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ से ओपन है, मतलब इस इंटरवल में वो बोल रहे हैं कि क्या फॉग और गॉफ का जो ग्राफ है वो कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड का मतलब कि क्या वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगे, मतलब कोइंसाइड होंगे। तो देखो इसको हमें चेक करना है। अब देखो सबसे पहले ना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसको ना आपको नंबर लाइन पे समझाऊंगा। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है। अब मान लो मैं कोई नंबर सोच लूँ यहाँ पर 1.6, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो x से छोटा हो या उसके इक्वल हो। अब 1.6 एक इंटीजर तो नहीं है। अब इससे छोटा इंटीजर कौन है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, पर उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन है 1, इसका आंसर कितना आएगा 1। सेम अगर मैं 1.9 भी ले लूँ, वो यहाँ पर होगा, तो उसके पीछे वाला इंटीजर कौन है 1। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो काम करता है कि हमें हमेशा उसके पीछे वाला इंटीजर दिखना है। अगर बाय चांस यहाँ पर 1 ही हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू x, अगर ये इंटीजर ही है तो इसका आंसर कितना आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता है। अब देखो सबसे पहले अब अपने फंक्शंस को लिखते हैं। हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, लेट f फ्रॉम r to r। अब डिफाइन कैसे है, f(x) इज इक्वल टू 1 if x ग्रेटर देन 0, 0 if x इज इक्वल टू 0, -1 if x लेस देन 0, ठीक है। अब सेम वे से g को भी लिख लेते हैं, g फ्रॉम r to r। अब ये किस तरह से डिफाइन है, gx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब उन्होंने हमें ये पूछा है कि फॉग और गॉफ कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे इन दिस इंटरवल, ये पर्टिकुलर मतलब कि इंटरवल होना चाहिए। तो हम इसी पर्टिकुलर इंटरवल की ही बात करेंगे। तो अब यहाँ पर लिख लो, लेट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 1, मतलब x हमारा जो है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब अगर इसमें इंटरवल को रफ में समझाना चाहूँ तो ये इंटरवल कुछ ऐसा है कि मान लो ये 0 है तो यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है, और ये 1 है, ये इंक्लूड है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 से बड़ा है, 1 के इक्वल भी है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह का हमारा इंटरवल है, ठीक है। अब देखो दोनों फंक्शंस को पहले इस पर्टिकुलर इंटरवल पर डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले ना f(x) की बात करते हैं। अब देखो हमारा x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से मतलब कि छोटा या उसकी इक्वल है, मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा है, मतलब इस चीज़ को मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसमें हमेशा x क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, और जब भी x 0 से बड़ा रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, f(x) की 1। तो ये मैंने फंक्शन f(x) को लिख के दिखा दिया। अब सेम वे से हम gx को लिखने की कोशिश करेंगे। देखो gx, अब देखो x हमारा जो है, अब gx जो लिखेंगे ना हम, वो ध्यान से लिखना आपने। देखो वो कैसे, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पर 0.5 आ जाए, तो g 0.5 मतलब 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, पिछला इंटीजर कौन है इसका, 0। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 0.9 आ जाए, तो इसका पिछला इंटीजर कौन होगा, 0.9 यहाँ पर होगा, 0। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका आंसर मतलब सेम यहाँ पर 1 ही आ जाए, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा,
1। तो जी एक्स की वैल्यू देखो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जी एक्स हमें दो वैल्यूज़ दे सकता है। देखो कैसे, जी एक्स हमें हमेशा 0 आंसर देगा अगर x 0 और 1 के बीच में है। जब भी x 0 और 1 के बीच में है, देखो 0.5 0.9, वो हमेशा क्या आंसर देगा, 0। और जी एक्स हमें 1 आंसर देगा अगर x की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन है। मतलब एफ एक्स हमें इस तरह से आंसर दे रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, और जी हमें इस तरह से आंसर दे रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में। इस इंटरवल को हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीधा वैल्यू लिखेंगे तो 1 के लिए वैल्यू तो अलग आएगी, 1 आएगी, बट 0 से 1 के बीच में वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी आएगी, 0। तो इसलिए मैंने अपने इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब हमें मेनली क्या चेक करना है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। अब सबसे पहले एफ ऑफ जी चेक करते हैं, एफ ऑफ जी। इसको आप ऐसे लिख लो, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, आपको पता है कि एक्स हमारा कहाँ से आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, और 1 भी हो सकता है। तो इज इक्वल टू एफ के अंदर जी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि जी एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो उसको लिखते हैं। अब जी एक्स हमें 2 वैल्यूज़ दे सकता है, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा इफ़ x बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ पर 1 आएगा इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो देखो जी एक्स की 2 वैल्यूज़ थी, तो मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी, 0 और 1, 0 और 1। जी एक्स की जगह 0 फिल किया अगर x 0 और 1 के बीच में है, जी एक्स की जगह मैंने 1 फिल किया अगर x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब एफ ऑफ ज़ीरो मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0। देखो एफ ऑफ 0 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है, 0। और अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारा फंक्शन कितना आंसर दे रहा है यहाँ पर, 0। और यहाँ पर लिख लो अब एफ ऑफ 1 का क्या मतलब है कि वो मतलब 0 से बड़ा है, और जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो कितना आंसर आएगा, 1 इफ़ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब फॉक के हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, 0 और 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, x इज इक्वल टू 1। अब सेम वे से हम g ऑफ f को भी कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम g ऑफ f को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लो g ऑफ एफ एक्स, वेयर यहाँ पर लिखना है, लिख लो x बिलोंग्स टू हमारा जो इंटरवल है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका क्या मतलब है, g के अंदर एफ एक्स। अब आप मेरे को बताओ, हमें एफ एक्स को सॉल्व करना है। अब इंटरवल कितना है, 0 से 1। अब 0 से 1 के लिए मतलब हमें हमेशा हमारा x जो है वो 0 से बड़ा है, और जब भी x 0 से बड़ा होता है तो हमारा फंक्शन एफ एक्स किस तरह से आंसर देता है, 1। क्योंकि सिग्नम फंक्शन इसी तरह से डिफाइन है, x ग्रेटर दैन 0 के लिए उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1। अब ये क्या है, g1। अब आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, क्योंकि g फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और g1 का आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीजर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। अब आपके सामने है g ऑफ f का आंसर कितना आ गया, 1, और f ऑफ g का आंसर कितना आ रहा है, डबल आंसर आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच में, 1 इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे दोनों फंक्शन डिफाइन है, g ऑफ f और f ऑफ g। अब देखो क्लियरली g ऑफ f की वैल्यू 1 है और f ऑफ g हमें 2 वैल्यूज़ दे रहा है, मतलब ये कभी भी कोइंसाइड नहीं कर सकते। आप इसको सोच के भी देख सकते हो, देखो 1 1 यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इस पॉइंट पर ये मीट कर सकते हैं, बट 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और उन सभी के लिए आंसर कितना आएगा, 0। मतलब अगर इन दोनों को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो ये कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। ग्राफ कोइंसाइड करने का क्या मतलब है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनने चाहिए, बट ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं बन सकते, क्योंकि इसकी डबल वैल्यू है, इसकी सिंगल वैल्यू है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, नो एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ डज नॉट कोइंसाइड इन 0 to 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन दी सेट ABR। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। देखो वो पूछ रहे हैं कि कितने बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे। अब देखो मान लो यहाँ पर लिख लो आप, लेट A इज इक्वल टू A,
बी, इस सेट का मैंने नेम रख लिया, ठीक है। लेट स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन। तो मान लो ये इस तरह से डिफाइन है, बाइनरी ऑपरेशन हमेशा इसी तरह से डिफाइन होता है, ये लिखना आपको आना चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको पता है ए कॉमा बी क्रॉस ए कॉमा बी, और उसका जो आंसर है वो भी ए कॉमा बी में ही आना चाहिए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखूं तो ये इस तरह से होगी, ए के साथ पेयर बनाएगा, ए बी के साथ, बी ए के साथ, बी बी के साथ। तो ये सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो बन सकते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ठीक है। अब इसका आंसर आपके सामने है। इन दोनों का अगर मैं ऑपरेट करूंगा, बाइनरी ऑपरेशन का क्या रूल होता है कि उसका आंसर ए कॉमा बी में ही आना चाहिए, मेन सेट में ही आना चाहिए। तो इसके सामने दो ऑप्शन है, इसके ए और बी आंसर आ सकते हैं, इसके भी ए और बी ही आंसर आ सकते हैं, इसके भी ए और बी ही आंसर आ सकते हैं, इसके भी ए और बी ही आंसर आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, 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 ठीक है। तो देखो ना, देखो आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन, देखो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। हमारा मेन सेट कौन है? ए, मतलब ए कॉमा बी। तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं वो ए कॉमा बी में ही आएंगे। मतलब ए और बी में आंसर आ सकता है, ए और बी में, ए और बी में, ए और बी में। तो अगर इनको सबको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आएगा देखो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16। तो मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया और आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास +2 का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखने में चाहे ये चैप्टर छोटा लग रहा है, बट बिलीव मी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एक्चुअली ये बहुत थ्योरेटिकल है। देखो थ्योरेटिकल टॉपिक को समझाने में और समझने में दोनों चीज़ें मुश्किल होती हैं। मतलब मुझे समझाना भी मुश्किल है और आपको समझना भी मुश्किल है। तो इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को आपको डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मतलब आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश की है। देखो विजुलाइजेशन का क्या मतलब है कि आप उस चीज़ को देख पाओ। जैसे मैं बोलूँ कि 2 इंटू 3, तो आपके माइंड में टेबल चलता है कि 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप उसको विजुलाइज कर पाओ, अपने माइंड में देख पाओ। अगर आप उसको देख पाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। अब देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस थ्योरेटिकल टॉपिक को मैं आपको अच्छे से ईजी वे में समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।